नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बता दें कि शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर के अगर कहीं पर चर्चा होती है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण मायने रखता है। और हम आपको बता दें कि इस मुद्दे पर हमारे साथ दरभंगा के कई ऐसे शिक्षक हैं जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करते हैं ताकि दरभंगा के छात्रों के हित के लिए फ़ायदेमंद हो। और आज हम इसी बात पर बात करने के लिए हमारे साथ ओपी राय सर हैं, जो कि बायोलॉजी के दरभंगा के वरीय अनुभवी शिक्षक हैं, जिन्होंने दरभंगा के छात्रों के न सिर्फ रिजल्ट दिए हैं बल्कि इनके कई छात्र मेडिकल में भी सफलता हासिल की है, नीट जैसे संस्थानों में। तो आपका स्वागत है ओपी राय जी। सही नमस्कार, सभी आपको भी स्वागत और सभी मिथिलांचल वासियों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जी, सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप एक अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। कब आपने अपने संस्थान को प्रारंभ किया था और उसके बाद कैसे कैसे धीरे अपनी सफलता को यहाँ तक पहुँचे हैं? और मैंने 2000 से अपने संस्था को ऑर्गेनाइज किया, स्टार्टअप किया, लेकिन पढ़ाना 98 से चालू किया था 11-12, लेकिन अपने किसी साथी के साथ में अटैचमेंट हो करके, बट मेरा इंडिविजुअल अपना स्टार्ट हुआ और 2000 से लेकर के कंटिन्यूस अभी तक जारी है। सफलता के पैमाने तो अलग अलग होते हैं, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, स्ट्रगल किया। 0 से स्टार्ट किया, 2 स्टूडेंट से स्टार्ट किया, लगे रहें, भिड़े रहें, लगातार परिश्रम करते रहे, चेंज करते रहें अपने आप को, होते होते आज मैं यहाँ तक हूँ। तो शॉर्टकट नहीं तो नहीं हो सकता ना, इसलिए तो बहुत टाइम लगा। सोचिए कि 23 ईयर्स का समथिंग समय लगा है यहाँ तक आने में। अच्छा, एक चीज़ और, आप जब स्टार्ट किए थे उस समय आपका एक कंसेप्ट था कि आपने पूरा हाईटेक टेक्नोलॉजी पर प्रारंभ किया था। ये कहा जाता है कि दरभंगा में कि किसी शिक्षक ने अगर ये हाई टेक्नोलॉजी को अपनाया है तो वो आपने किया था। उस समय क्या कंसेप्ट से आपने स्टार्ट किया था, उसका कितना फ़ायदा सामने को नज़र आया छात्रों को? अच्छा, देखिए कि एक्चुअली में 2006 की बात है। 2006 के बाद हम टेक्नोलॉजी हमको पहले से आता था, लेकिन अप्लाइड 2006 से चालू किए थे, जब हम जहाँ पर मेरा ओरिजिनल प्लेस साइंस शूट था और नाका 5 से पूरब और भरियारी सराय के नज़दीक, तो वहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो चले गए थे जेपी चौक। तो जेपी चौक पर चले गए तो वहाँ पर एक तरह से समझिए कि कहते हैं ना बनवास, तो बनवास जैसे जीवन वहाँ पर जीना पड़ा। हर ठौना पानी रहता था। आप भी वहाँ पे एक बार गए थे, देखे थे, खंडर जैसे घर था, रूम था, ऊपर में रहते थे, नीचे पढ़ाते थे। तो मैंने वहाँ पर सोचा क्या कि नहीं, मैं कुछ और डिफरेंट करूँ। तो उस समय मेरे को रेस्ट ऑफ टाइम भी मिलता था कि औरों से हट के कुछ करो। जैसे मैनुअली जैसे सब पढ़ाते हैं बोर्ड मार्कर, ऐसे ही मैं करते रहूँगा तो कहीं ना कहीं मेरा अस्तित्व है, मेरा जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इस मार्केट में, इस दुनिया में दब जाएगा, छिप जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैंने उस समय से क्या किया, पहले मैं डेस्कटॉप से स्टूडेंट को जो भी कंसेप्ट होता था, जैसे कि हम लोग के सब्जेक्ट में क्या होता है कि ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। लेट्स सपोज थिंक करिए कि मैं अब हर्ट पढ़ा रहा हूँ, तो हर्ट पढ़ा दिया कि हर्ट ये होता है, हर्ट का स्ट्रक्चर बता दिया बोर्ड पर, लेकिन फिर भी स्टूडेंट को कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि हर्ट आखिर काम पंप कैसे करता है। तो उसके लिए मैंने 2 काम किया। एक प्रैक्टिकल स्टार्ट किया, मैंने प्रैक्टिकल जैसे कि रैबिट को डिस्ट्रक्शन किया, मेढक को डिस्ट्रक्शन करके बताया कि हार्ट पंपिंग करते हुए दिखाया। फिर भी स्टूडेंट को जो डिस्ट्रक्शन में मज़ा आया, उससे बेहतर कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा था। तो मैंने अब क्या किया उसको कि ऑडियो वीडियो प्लेटफार्म पर ले गया, टेक्नोलॉजी के द्वारा ले गया। तो उसमें क्लियर करता जाता कि पंपिंग ऐसा होता है, भाल्व ऐसा होता है, और ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स ऐसे ऐसे काम करता है। तो एक एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं। तो एक नया शुरुआत था 2006 में, एक क्रांति जैसे था, रिवोल्यूशन जैसे था, न्यू कंसेप्ट था। तो उस समय में उसके छोटा से मॉनिटर से स्टार्ट किए, फिर लैपटॉप पे ले गए, फिर छोटा हो गया, फिर मैंने प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया। उस समय मेरे को बहुत संघर्ष करना पड़ा। अच्छा, उस समय प्रोजेक्टर का मतलब सब समझता था कि केवल फिल्म देखा जाता है, प्रोजेक्टर से केवल फिल्म देखा जाता है। बोर्ड भी था, बोर्ड पर समझाते पढ़ाते थे, लेकिन जो भी कुछ होता था ऑडियो विजुअल इफेक्ट सब, जो भी कुछ वीडियो सब होता, शॉर्ट क्लिप जो भी कुछ, तो उस समय प्रोजेक्टर का इस्तेमाल करता था। उसमें कमेंट भी झले थे, लेकिन एरर रहते गए, भिड़ते गए, करते गए, और
टेक्नोलॉजी को लेके आगे बढ़ते साथ में प्रैक्टिकल भी करते गए। जो प्रैक्टिकल होता है बायोलॉजी क्लास, जैसे कि हम बने आप बने सेल से। बायोलॉजी में लाइफ के बारे में पढ़ते हैं और लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट सेल है। तो स्टूडेंट तो सेल पढ़ता है लेकिन सोचता है कि सेल देख लेते तो कितना अच्छा लगता है। तो ऑडियो विजुअल में तो सेल दिखा दिए, लेकिन रियल में देखने के लिए तो मैंने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। और आज मेरे पास 3 माइक्रोस्कोप है जो हर एंगल से हर तरह से माइक्रोस्कोप की स्टडी भी करवाते हैं। जो चीज़ पढ़ाते हैं उसको मैं प्रैक्टिकल के द्वारा प्रूव कर देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी से मेरे को बहुत ही गेन मिला, फ़ायदा मिला। जो डिफरेंस था, जो आई थिंक मेरे ख्याल से बिहार में फर्स्ट टाइम होंगे कि मैंने एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चालू किया। उस समय सब मैनुअली थे और उसके बाद तो अभी भी हमको लगता है कि दरभंगा में जितने शिक्षक हैं या जितने भी कोचिंग संस्थान हैं उसमें सबसे पहला आप हैं और अभी तक आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, जो कि ऑडियो विजुअल आपने कहा, उसके बाद हाई टेक्नोलॉजी, जिसे छात्रों को जल्दी समझ में आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि छात्रों को जल्दी समझ में आ जाए और ये टेक्नोलॉजी जो अपनाएगा उसके, तो आप इसको और कंटिन्यू कर रहे हैं। और आने वाले समय में कई प्रतिस्पर्धा आपके सामने आ रही है। कई ऐसे कोचिंग संस्थान खुल चुके हैं जो कि पूरी तरह कॉरपोरेट हैं और ये कॉरपोरेट संस्था कितना छात्रों को लुभा रहे हैं, कितना टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। क्योंकि छात्र अधिक पैसा खर्च करके कॉरपोरेट में जाते हैं लेकिन उनकी अपेक्षा पूरा नहीं हो पाती है। इस परिस्थिति में चुनौती को कैसे लेंगे आप? हाँ, देखिए कि वो कॉरपोरेट है, हम मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ पर, मैंने कुछ जीवन में लर्न किया हूँ, सीखा हूँ। वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को हायर करेंगे, कोई ना कोई टीचर को हायर करेंगे, उसको चलाना आएगा कि नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी को रन करना आएगा कि नहीं आएगा, उस पर निर्भर करता है, टीचर्स पर। लेकिन हम तो एक्सपीरियंस्ड है, बहुत सालों का अनुभव है। तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ साथ में प्रैक्टिकल भी कराता हूँ जो वो कॉर्पोरेट संस्थान नहीं करवा पाएगा। और टीचर सब मेनली क्या करेगा कि एक टेक्नोलॉजी में केवल बोर्ड का इस्तेमाल करेगा। मैं ओवरऑल हर ढंग से, हर चीज़ से मैंने टेक्नोलॉजी के साथ साथ मैन्युअली भी सोशल में जाके एग्जाम्पल सेट कर देता हूँ। स्टूडेंट पर सीधे नीचे मैंने क्लास में उतरता हूँ, स्टूडेंट को सीधे टच करता हूँ। तो ये मैं सब ढंग से करता हूँ, टेक्नोलॉजी, मैनुअली और प्लस में प्रैक्टिकली। तो कहीं ना कहीं हम चुनौती बेहतर लेते हैं, लेकिन वो चूँकि वो एडवर्टाइजमेंट से आगे बढ़ना चाहते हैं और रूमर से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं रियल फैक्ट से, अपने स्टूडेंट के रिजल्ट से आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट के ही द्वारा यहाँ तक आया हूँ। और स्टूडेंट के रिजल्ट से, स्टूडेंट के द्वारा, मैं स्टूडेंट के रिजल्ट से, और मेरे स्टूडेंट ही सब कुछ है मेरे लिए। तो स्टूडेंट सक्सेस करेगा तो कॉर्पोरेट आ जाएगा भले ही, लेकिन हम मेरा जो अपना जो एक वैल्यू है, जहाँ पर मेरा जो अपना प्लेस है, वो अपने गरिमा प्लेस को हमेशा मैं मेंटेन करके रखना अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है, तमाम दरभंगा की जनता को हम कहना चाहते हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, अपने छात्रों से उम्मीद कर रखे हैं, निश्चित तौर पर उनको सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि हम बता दें कि जो ओपी राय जी जो अनुभवी हैं और लगातार उनके छात्रों ने रिजल्ट में, हम बता दें कि अभी 12th का जो परिणाम घोषित हुआ है उसमें सभी छात्रों ने सफलता हासिल की है और अधिक अंक लाए हैं। लेकिन नीट की तैयारी गहन से प्रारंभ नहीं होती बल्कि 10th के बाद से ही प्रारंभ होती है, जो कि आप खुद उसकी तैयारी कराते हैं। तो आपके चुनौती क्या है 2024 के लिए? अगर जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं 2024 के लिए, अभी नीट का रिजल्ट भी नहीं आया है, तो किस तरह आपकी उम्मीद है और आगे के किस तरह रणनीति होगी आपकी? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे सवाल, बहुत खुशी मिला, ऐसे सवाल पूछना चाहिए। देखिए, एक्चुअली में क्या होता है कि जब से नीट हुआ है उससे पहले AIPMT था, जिपमर था, एम्स था, BCEC था, हर स्टेट का अलग था, तो उसमें सिलेबस अलग था। लेकिन जब से नीट किया ना, तब से 100% NCERT, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। इवन कि मैं लाइव क्लास आकर के नीट का जो एग्ज़ाम इस बार हुआ है 2023 में, उसका क्वेश्चन लेके आऊँ। फिर इस वाले मेरे फैकल्टी को बुला कर देखा कि NCERT 100% लाइन टू लाइन, मेरे यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, केमिस्ट्री वाले टीचर को, फैकल्टी को बुलाएं, वो दिखा दे क्वेश्चन कहाँ से होता है। आखिर क्वेश्चन आता तो कहाँ से आता है? 100% सिलेबस NCERT है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पैटर्न, थोड़ा सा टाइम लेंगे और ये टाइम सभी अभिभावकों के, स्टूडेंट के लिए हित में है। होता है क्या है कि यहाँ के टीचर या कोई बड़े कॉर्पोरेट हो या बहुत बड़ी संस्था हो, जो चीज़ पढ़ाना चाहिए, जिससे क्वेश्चन आता है, उसको टच नहीं करते थे और अभी भी नहीं करते। 99% टीचर्स और संस्था जो चीज़ स्टूडेंट को देना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते हैं बनना चाहिए, वो नहीं पढ़ा करके वो चीज़ पढ़ाते रहते जिससे क्वेश्चन नहीं आते।
ये तो सब जैसे कैसे, आज भी आप दरभंगा में, मिथिलांचल में हर जगह जाइए, देखिए कि एनसीईआरटी 100% कवर करता कि नहीं करता। आप पूछ के देखिए, अपने उसके स्टूडेंट से बात करके देखिए, पता चल जाएगा आपको, रेशियो पता चल जाएगा। हम तो उस समय से एनसीईआरटी से लेकर अब तक, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मेरे जो फैकल्टी है उसको भी कहते टू द पॉइंट एनसीईआरटी, ना उधर ना उधर, इवन कि नॉमरिकल तक, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में नॉमरिकल होता है उस नॉमरिकल भी एनसीईआरटी ही टच करना 100% उसी से आता है। मेरा तो निश्चित तौर पर ये हाँ, निश्चित तौर पर मुझे एक हाँ, बात से समझा हाँ, दीजिए। हाँ, तो जो चीज़ पढ़ना चाहिए वो चीज़ स्टूडेंट को पढ़ाते नहीं हैं, टीचर कहिए या पता नहीं। अच्छा चलिए सपोज हमको जो चीज़ आता है हमको, वो मैं उसको 3-3 महीना खींच दूंगा, 6-6 महीना खींच दूंगा, वो फालतू है, उससे कोई क्वेश्चन एवे नहीं करेगा, लेकिन हमको अच्छा लगता है। स्टूडेंट को उससे हम क्या करें, ग्रैप्स करेंगे, उससे हमको फ़ायदा क्या मिलेगा, रिजल्ट तो नहीं देगा। तो हमको बस उतना ही चीज़ कवर करना है, वही चीज़ पढ़ाना है जिससे स्टूडेंट का रिजल्ट आवे, स्टूडेंट आवे। तो देखिए आई थिंक्स हम इसी उद्देश्य पर है, उसी मोनोपोली पर है कि टू द पॉइंट 100% सिलेबस नीट का एनसीईआरटी चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लगे हुए हैं। इसके लिए मैंने क्या किया हूँ, अपने स्टूडेंट को, जितने भी ऑल स्टूडेंट था वो सभी स्टूडेंट को मैंने टेस्ट लेता हूँ। उस टेस्ट में देखता हूँ कि उसका लेवल क्या है, क्योंकि देखते कभी क्या होता है कि क्लास स्टार्ट करते हैं तो कोई भी स्टूडेंट आ जाता है जिसका लेवल 0 रहता है और ख्वाब देखते हैं कि मैं नीट क्रैक करूंगा या मैं डॉक्टर बनूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता नहीं। उसके लिए मैंने क्या करता हूँ, अपने आप को मैं सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट को टेस्ट लेकर के, तीनों सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का। उसमें देखता हूँ कि रैंक कितना अच्छा है किसी का, उसमें से 30 स्टूडेंट को ही चुनता हूँ और उसी पर हमको फोकस करना पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी उसका 10 तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता। तो जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहता है तो उसको मैं 100% फोकस करूँगा ना तो रिजल्ट देता है। अब देखिए इस रिजल्ट 2023 का रिजल्ट आने वाला, उसमें क्या होता है, लेकिन मेरा इस बार को तो कम सम, लेकिन 24 के रिजल्ट में मेरा एफर्ट, मेरे टीम का एफर्ट 100% रहेगा, बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 100% टू द पॉइंट हम लोग जा रहे हैं। अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं, टू द पॉइंट सिलेबस। देखिए एक अभिभावकों को ये बात सोचनी पड़ेगी कि अगर आप अपने बच्चों को 10th के बाद मेडिकल का सपना लिए बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको 10th के बाद से ही, जैसे कि ओपी राय जी लगातार छात्रों को उस हिसाब से ढालते तैयार करते हैं अपने फैकल्टीज के जरिए। जो क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन की प्रायोरिटी होती है, जो सिलेबस होते हैं एनसीईआरटी बेस्ड जो होता है, जबकि हम बता दें दरभंगा में 70% से अधिक टीचर एनसीईआरटी पढ़ाते ही नहीं, वो कुछ अलग अलग किताबों का चयन करते हैं, उसके बाद जिससे छात्रों के रिजल्ट काफी पीछे जिसको मैं जैसे जो चीज़ें भी पढ़ाने आता है ना वही चीज़ पढ़ाते थे, चेंज नहीं। और आप अभी बोले ना कि हम जीवन में हमेशा चेंज करते आ रहे हैं, हमेशा आज भी मैं चेंज करता हूँ, कल भी चेंज किया था, और चेंज करने का ही देन है आज मैं ये सब सीखा हूँ। क्योंकि एक जैसा पढ़ाते रहेंगे, एक चीज़ टॉपिक पढ़ाते रहेंगे, जबकि साइंस बदलता है, सिलेबस बदलता है, टॉपिक बदलता है, तो अपने आप को भी बदलना चाहिए, एक टीचर को भी बदलना। जो लोग बदल रहे, जो लोग नहीं बदल पा रहे हैं, और हम बता दें केवल कुछ टीचर ऐसे हैं, कुछ संस्था ऐसी है जो कि कारपोरेट बन के दरभंगा की जनता को थोड़ा सा प्रभावित करने का प्रयास करें। लेकिन सोचिए उनके जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं, क्या उस अमाउंट के अनुकूल आपको शिक्षा दी जा रही है, क्या वो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है, क्या आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल रहा है? अगर नहीं तो निश्चित तौर पर आपको ऐसे शिक्षक का चयन करना चाहिए जो प्रारंभ से ही आपके बच्चों के अंदर एनर्जी भर दे, जिससे वो पूरी तरह उत्साहित हो। क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे 11th 12th कर लेते हैं, उसके बाद वो भटक जाते हैं, लेकिन जिसका आधार हो, जिसका अगर टारगेट हो कि हमें नीट कंप्लीट करना है, तो निश्चित तौर पर उसको 10th के बाद से ही लग जाना चाहिए। जैसा कि आपने सफल छात्रों को लैपटॉप भी दिया, हमें याद है कि जितने सफल छात्र हुए थे नीट में या फिर जो टॉप रहे थे, सब हॉस्पिटल खोल लिए हैं, जिसको लैपटॉप दिए थे हॉस्पिटल खोले, आराम से कंफर्टेबल जोन में चला गया है, वो बहुत सारे क्लिनिक खोल चुके हैं, अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, सक्सेस किया स्टूडेंट्स। तो धन्यवाद। हम बता दें हमारे साथ ओपी राय सर हैं जो कि बायोलॉजी के शिक्षक हैं, और हम बता दें कि इनके कई छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े हॉस्पिटल में अभी वो कार्यरत हैं, सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल का नर्सिंग होम खोल चुके हैं। तो निश्चित तौर पर जब 1998 से इन्होंने अपना जो जीवन का पहला जो योद्धा बन करके शुरू किए थे, क्योंकि उस समय बहुत चैलेंज था कि दरभंगा में कोई छात्र रहता नहीं था, नीट के लिए सीधे बाहर चला जाता था। ऐसे छात्रों को आपने दरभंगा में रखा, मैंने टेबल बैच से स्टार्ट किया हूँ। उसके बाद मैंने कुछ दिन के बाद डोर टू डोर गया था, क्या ना हम बने हैं, हमको कोई बनाया नहीं, और मैंने स्ट्रगल किया हूँ, जीवन के हर पहलू मैं टच किया हूँ, देखा हूँ, संघर्ष हर ढंग से
हमने स्ट्रगल किया हूँ, चाहे यहाँ तो क्या ओपेराय जी, अंतिम सवाल, क्या आप अभिभावकों को यह आश्वासन देते हैं कि आप उन्हें नीट की तैयारी कराने के लिए, मेडिकल की तैयारी कराने के लिए 10th के बाद से ही अपनी हाई टेक्नोलॉजी से काम कर आरंभ करेंगे, क्या आश्वासन देते हैं आप? हाँ, टेक्नोलॉजी तो 100% है, लेकिन टेक्नोलॉजी का मैनुअल भी होता है। मैनुअली डैट मीन्स कि जैसा होते हैं बोर्ड और मार्कर, तो वो तो मेरा टच बोर्ड है तो उससे हो जाता है, वो टेक्नोलॉजी करते हैं। प्लस में टेक्नोलॉजी में एक और इस्तेमाल होता है कि जितने भी मटेरियल्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी के द्वारा दिए जाते हैं। हम पूरा फोकस करते हैं 100% बच्चे को वही चीज़ पढ़ाया जाए जिससे रिजल्ट आवे। रिजल्ट चूँकि कोई डॉक्टर बन जाते हैं ना, चूँकि स्टूडेंट को BSc नहीं करवाना है, MSc नहीं करवाना, डॉक्टर बनाना है, और डॉक्टर बनाने के लिए हमको वही चीज़ पर फोकस करना पड़ेगा जिससे स्टूडेंट रिजल्ट बेहतर, क्वेश्चन अटेम्प्ट बेहतर कर सके। अच्छा, एक अंतिम सवाल, एक बहुत इंपॉर्टेंट अंतिम सवाल। हो सकता है कि मेडिकल में वो नीट ना कंप्लीट करे, लेकिन उसके अलावा कई कैरियर स्कोप खुल गए हैं, जिसमें ऑपरेशन जो कहा जाता है कि जो अलग अलग जो कि पैरामेडिकल के हैं, या फिर जो ऑपरेशन जो थिएटर के रहते हैं इंचार्ज, उसके उन लोगों के लिए भी क्या कोई व्यवस्था है आपके यहाँ, या फिर उस तरह के भी छात्रों को इनकरेज करने के लिए उन्हें कैरियर कंसेप्ट, क्योंकि गरीब जो छात्र जो डॉक्टर नहीं बन पाते हैं उसके लिए विकल्प खुलना चाहिए, उस विकल्प में जो तैयारी होती है उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? चलिए, बहुत अच्छा लगा, खुशी मिला हमको ये क्वेश्चन पूछ करके। जानते हैं, आई थिंक जब मैंने लॉन्च किया था अपना इंस्टीट्यूट तो उस समय में सभी साइंस की मतलब मैथ, आज भी मैथ, उसके बाद फिर आया कॉमर्स, लेकिन मैंने दोनों को ये करते हुए मैं आगे बढ़ा। कैसे? तो मैं शुरू से लेकर अब तक, चूँकि मैंने स्ट्रगल किया, सीखा कि बायोलॉजी से केवल डॉक्टर नहीं होते। मैंने 36 कैरियर्स का चुनाव किया हूँ, वो नेट पर है, इंटरनेट पर है, सब जगह है, पेपर में कभी कभी देते रहता। तो एक दो ने 36 कैरियर्स है जो नीट के अलावा जो नीट नहीं क्रैक कर पाते हैं, तो उसके लिए एक दो ऑप्शन नहीं, हर लाइन में है। AG फील्ड में है, पैरा मेडिकल फील्ड में है, उसके बाद में फॉरेंसिक साइंस में है, उसके बाद में साइंटिस्ट में है, बायोटेक्नोलॉजी साइंस में है, उसके बाद डायरी में है, मैंने हर 36, एक दो नहीं। और ऐसा है ना, जो कहना चाहिए एक IIT लेवल का जो इंजीनियर बनता है, जिसका जो PS सैलरी होता है, ऐसे जॉब कैरियर्स है बायो सेट में 12th के बाद में, लेकिन उसके लिए कोर्स करना पड़ता है, उसके सही दिशा निर्देश देना पड़ता है, और अच्छे संस्थान से कोर्स करना पड़ता है, देन आफ्टर स्टूडेंट अपने आप सक्सेस कर पाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हर लाइन में सफल हुए हैं, हर विभाग में, केवल पैरामेडिकल ही नहीं, बाकन AG भी है, उसके बाद साइंटिस्ट डिपार्टमेंट है, उसके बाद में मैरीन डिपार्टमेंट है, उसके बाद मेडिकल फील्ड का तो सभी कुछ सही है। तो इस सब बहुत सारे फैकल्टीज हम बताते हैं स्टूडेंट को। ऐसे शुरुआत में 11th में आते कर देते कि आपका ऑप्शन है, अगर आप नीट तैयारी करना चाहते हो, नीट क्रैक करना चाहते हो, तो यू शुड हार्ड लेवल, जितना चाहते हो उससे ज़्यादा आपको लेबर करना पड़ेगा, क्योंकि नीट निकालना सबके बस की बात नहीं होता। तो कमर कस लो बेटा, अगर आप चाहते हो, स्टूडेंट को कहते हैं अगर आप चाहते हो नीट निकालना, क्रैक करना, तो कमर कस लो। अगर नीट नहीं तो आपको ऑप्शन देते 36 में से कोई एक को पॉइंट बनाओ, उसी से आपको पढ़ाई करना, 12th सबको बेसिक कंसेप्ट सबको क्लियर करना। निश्चित बहुत बड़ी बात हम कहें कि तमाम दरभंगा के अभिभावकों को कहना चाहते हैं कि देखिए, नीट निकालना काफ़ी कठिन चुनौती होती है, लेकिन अगर आप 8 साल मेहनत करने के बाद भी असफल होते हैं तो आपके पास कोई विकल्प नहीं बनता। इसलिए 36 ऑप्शंस हैं, अगर आप नीट नहीं पास कर रहे हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में कैरियर है जिसमें 36 ऑप्शन है, जिसकी तैयारी करके आप अपना कैरियर निर्माण कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे और आपके छात्रों के भी हम विचार लेते रहेंगे कि आपके छात्र सफलता के बाद क्या सोच रहे हैं आपके विषय में। धन्यवाद ओपेराय जी, धन्यवाद सभी को धन्यवाद। आप सभी मिथिला न्यूज़ को, सभी के सभी बिहार मिथिला न्यूज़ को भी, सभी के सभी सदस्य को बहुत बहुत थैंक्स धन्यवाद, और सभी तमाम और मिथिलांचल के जितने भी अभिभावक हैं, शिक्षक है और स्टूडेंट है, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी मेरे स्टूडेंट है या जो भी स्टूडेंट दरभंगा मिथिलांचल में, उन सबको शुभ आशीष, आगे बढ़िए, धन्यवाद, कर्म करिए। धन्यवाद। तो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे दरभंगा में कई शिक्षण संस्थानों की उपलब्धि और कई शिक्षण संस्थान ऐसे जिन्होंने छात्रों के कैरियर को बर्बाद किया। धन्यवाद।